और उस मीन टाइम में अगर इफ एनीबडी हैविंग एनी क्वेश्चन, है ना, तो वो कर लो। मैं भी आपके ग्रुप के ऊपर इस यूनिट के सारे टॉपिक्स की पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, ओके, जब तक। सर, एक्सक्यूज मी सर। सर, जो कल आपने कोर्स की बुक बताई थी तो उसका पीडीएफ डाउनलोड करके देखा था, बाकी उसकी लैंग्वेज काफी टफ है, तो आप कोई सी ऐसी बुक बता दीजिए जिसकी लैंग्वेज थोड़ी सी सिंपल हो। प्रेफर करो, बोलूंगा आपको उसको प्रेफर करो। पुणे पब्लिकेशंस की आती है, पुणे टेक्निकल पब्लिकेशंस की बुक्स आती हैं, उसको थोड़ा सा सर्च करो मार्केट के अंदर। एक्चुअली मेरे पास तो वो बुक्स रखी हुई हैं, लेकिन शायद ऑनलाइन अवेलेबल नहीं हो पाएगी। फिर भी तुम लोग एक बार सर्च करके देखना, नहीं होता है तो मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम लोग मार्केट से वो परचेज कर लेना बुक। उसमें तुम्हें डेटाबेस के इतने अच्छे फंडे क्लियर हो जाएंगे कि तुम्हें आगे चल के जब तुम एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, है ना, या आप हडूप पे पढ़ोगे तो आपके लॉजिक्स बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे, है ना। ओके सर, पुणे ठीक है। पब्लिकेशन के नाम से आती है, पुणे पब्लिकेशन। ओके सर, थैंक यू सर। आप सब लोग ग्रुप पे एक बार सी सेक्शन में देख लेना, है ना। मैंने आप लोगों को सारी पीपीटी शेयर कर दी है इस यूनिट की। अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में क्या क्या चीजें सारी कवर कर ली है। चलिए, शैल वी स्टार्ट नाउ? यस सर, यस सर। ओके, सब लोग ग्रुप्स में एक बार अपने ग्रुप्स में जाके देख लो। सबको ये दिख रहा है? मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। यूनिट 1 में हम लोगों ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड फंडामेंटल्स ऑफ डेटा मैनेजमेंट देखा। ठीक है, एक डेटा क्या होता है, डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, डेफिनेशंस को। फिर उसके बाद हमने समझा था कि डेटा और डेटाबेस की डेफिनेशन क्या होती है, डेटाबेस मैनेजमेंट क्या पर्पस क्या है, डेफिनेशन क्या है, उसका आर्किटेक्चर किस तरह का होता है, जिसमें हमने टीयर आर्किटेक्चर, 1 टीयर, 2 टीयर, एन टीयर, मल्टी टीयर आर्किटेक्चर देखा था। फिर हमने ट्रेडिशनल फाइल एक्सेसिंग अप्रोच के कुछ वो देखे थे, हमने डिफरेंसेस देखे थे विद रिस्पेक्ट टू डेटाबेस अप्रोचेस। कुछ हमने 8-10 देखे थे, उसके एडवांटेजेस देखी थी। ठीक है, उसके बाद फिर हमने डेटा मॉडल्स को पढ़ना चालू किया। ठीक है, कंपैरिजन आप लोग एक बार अपने एंड पे करेंगे कि व्हाट आर दी कंपैरिजन ऑफ देयर डेटा मॉडल्स, है ना। हमने डेटा मॉडल्स, तीनों चारों डेटा मॉडल्स पढ़े। उसके बाद में हमने व्यूज ऑफ डेटा देखे, वेरियस व्यूज देखे, डेटा इंडिपेंडेंस देखा, स्कीमा क्या होता है, सब स्कीमा क्या होता है, इंस्टांसेस क्या होता है। ये फर्स्ट यूनिट के अंदर हम लोगों ने कवर किया है। और इनके रिगार्डिंग मैंने सारी आपसे जो एक एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशंस होती हैं टॉपिक्स की इन द फॉर्म ऑफ पीपीटी शेयर करी है ना। तो एक बार आप सब लोग, अभी आपके कल से दिवाली वेकेशन स्टार्ट हो रहे हैं, सबको पता है? यस सर। हाँ, कल से जो आपकी दिवाली वेकेशन स्टार्ट हो रही है उसके अंदर ये टॉपिक्स का इलाबोरेशन आप लोग देख लेंगे। रही असाइनमेंट्स की बात, है ना, तो मैं आप लोगों को असाइनमेंट एक आध दिन शेयर कर दूंगा। ठीक है, जो जिन लोगों ने भी लेट ज्वाइन किया है ना इस ग्रुप में, वो वापस से ये मेरी सारी स्लाइड्स को एक बार रीड कर ले, समझ में नहीं आती है ना, तो मुझसे जब भी अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम 5 मिनट पहले अपने डिस्कशन का रखते हैं कि आप एक बार उसको कोई टॉपिक आपने सुना हुआ हो और उसको आप डिस्कस करना चाहते हो तो उसको हम लोग एक बार ओपन हाउस में डिस्कस कर लें। ठीक है, तो हमने ये फर्स्ट यूनिट में ये चीजें कंप्लीट करी है। सेकेंड यूनिट हम लोग स्टार्ट करेंगे। वैसे मेरी ये इच्छा थी कि सेकेंड यूनिट में आपकी वेकेशंस, दिवाली वेकेशंस के बाद स्टार्ट करूं,
लेकिन अगर मेरे पास थोड़ा सा टाइम रहा और हमारे पास में अगर कोई डिस्कशन का कोई पॉइंट नहीं रहा तो विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। ओके, यस है ना। सेकंड यूनिट के अंदर हम लोग डिजाइन पे काम करेंगे, है ना। देखो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जिसको मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ठीक है, डेटाबेस की डिजाइन करना, है ना। उसके लिए मैं हमेशा एक एग्जाम्पल कोट करता हूँ, ताकि क्योंकि वो ऐसा एग्जाम्पल है जिसपे हम सब लोग वाकिफ होते हैं, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए जब घर बनाया है तो उसके अंदर आप लोग की भी कुछ ओपिनियंस रही होगी, आपकी मदर की, सिस्टर की, आपके जो भी घर में मेंबर्स हैं उनकी ओपिनियन रही होगी, वो आपने उसी के बेस पे मैप तैयार करके अपने प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया होगा, है ना। मैं हमेशा वही एग्जांपल इसलिए कोट करता हूँ क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट वो होता है उतना ही इंपॉर्टेंट एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर एक डेटाबेस को बनाने का होता है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस सर यस सर। ओके, है ना। यस सर। इसीलिए हाँ, इसीलिए हम लोग डेटाबेस जब डिजाइन करते हैं तो हमें बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना होता है, और उन्हीं पॉइंट्स को हमने फर्स्ट यूनिट में कुछ एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या सम एब्स्ट्रैक्ट टर्मिनोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है। चाहे हमने डेटा इंडिपेंडेंस की बात करी हो, स्कीमा की बात करी हो, या हमने व्यूज की बात करी हो, या इंडिपेंडेंस की बात करी हो, या उसके मॉडल्स की बात करी हो, जो भी हमने डिस्कशन किए हैं वो सब पॉइंट्स हैं जो हमारे डेटाबेस, एक अच्छा डेटाबेस डिजाइन करने के लिए बहुत जरूरी होता है। मतलब ये सब वो प्रोएक्टिव इंफॉर्मेशन है जो हमें हमेशा पता होना चाहिए जब हम अपने डेटाबेस को डिजाइन करने जा रहे हैं। समझ में आया सबको? यस ओके, अब जब हम डेटाबेस में थोड़ी सी हमें भी समझ आई है कि हाँ व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हमने अभी थोड़ा सा समझा है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब हम एक डेटाबेस को डिजाइन करने की बात करेंगे। किसको डिजाइन करने की बात करेंगे? डेटाबेस को डिजाइन करने की बात करेंगे। किसके अंदर? एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, है ना। अब मैं इस बात को और इलाबोरेट करता हूँ। हम एक डेटाबेस को एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डिजाइन करने की बात कर रहे हैं। तो डेटाबेस तो समझ में आ गया, लेकिन किस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर उस डेटाबेस को डिजाइन करेंगे वो हम आज डिस्कस करेंगे। विल बी यूजिंग MySQL इररिस्पेक्टिव ऑफ ओरेकल। हम लोग ओरेकल पे डायरेक्ट स्विच नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास में अभी जो स्टूडेंट्स हैं वो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उनको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में कुछ नहीं पता है ना। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ऊपर उठेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम MySQL पे काम कर लेंगे। MySQL एक ओपन सोर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ओपन सोर्स मतलब एक फ्रीवेयर ओपन सोर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो वर्ल्ड में अभी अधिकतर सारी कंपनीज यूज करती है। जिनके भी प्रोजेक्ट या डेटाबेसेस स्मॉल होते हैं वो पहले सबसे पहले फ्रीवेयर ओपन सोर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ जाती है। ओरेकल ओपन सोर्स फ्रीवेयर नहीं है, इसीलिए उसको परचेस करके ही हम काम कर सकते हैं। तो कंपनी थोड़ा सा उसको सेकेंडरी पॉइंट ऑफ व्यू से रखती है, क्योंकि लगभग MySQL और ओरेकल के अंदर दोनों में ही सबसे इंपॉर्टेंट जो एक पॉइंट है दैट इज स्ट्रक्चर्ड डेटा। हमने इस पे भी डिस्कशन किया है कि टाइप्स ऑफ डेटा में कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। तो एक होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा और दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। जो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है वो बेसिकली मेंटेन्ड होता है किसके थ्रू? दोनों के थ्रू। MySQL भी उसको मेंटेन कर रहा है, ओरेकल भी उसको मेंटेन कर रहा है। समझ में आया? तो कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरा, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तीसरा, क्योंकि फ्रीवेयर है, ओपन सोर्स है, इजीली इंस्टॉल हो जाता है, कॉन्फ़िगर हो जाता है, उसमें क्वेरीज हम आसानी से फायर कर सकते हैं। इस करके सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है किसी कंपनी की, सर आवाज नहीं आ रही। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट। सर वॉइस स्किप हो गई थी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मेरी आवाज अब आ रही है? आवाज? यस सर यस सर। हम लोग ये बात कर रहे हैं कि MySQL को हम लोग क्यों चुनेंगे, है ना। MySQL को हम इसलिए कर रहे हैं, चुन रहे हैं या चूज कर रहे हैं क्योंकि वो एक फ्रीवेयर डेटाबेस मैनेजमेंट, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। रिलेशनल हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर क्या है? टेबल्स है, टेबल्स के अंदर रोज एंड कॉलम्स है। रिलेशनल रोज एंड टेबल्स के अंदर हम रिलेशंस बना सकते हैं, इस करके हम उसको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं।
समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। यस सर। हम लोग अब हम फिर वापस वही बात रिपीट करते हैं। हम लोग एक अच्छा डेटाबेस, एक अच्छे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में बनाना सीखेंगे। अब ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। मतलब इसको और सिंपल करते हैं, है ना? मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम एक अच्छा डेटाबेस किसके अंदर बनाएंगे? MySQL के अंदर बनाएंगे। ये बात समझ में आई? सर। है ना? अभी तक हमने MySQL के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है। अभी तक हमने MySQL के बारे में नहीं पढ़ा है। क्यों नहीं पढ़ा है? इसलिए नहीं पढ़ा है कि जब तक मेरे को डेटाबेस समझ में नहीं आएगा, मैं उस टूल पे जाके रिलेशनल डेटाबेस, कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज नहीं कर पाऊंगा। समझ में आई ये बात? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। इसीलिए हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करी है कि एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है ना? उसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है जिनको हम लोग यूज करेंगे, है ना? और उसी के बेस पे अब हम लोग MySQL पे स्विच करेंगे, है ना? तो मोस्ट प्रोबेबली इन कमिंग वीक्स हम लोग MySQL पे काम करना चालू करेंगे। जैसा मैंने तुम्हें कल भी बोला था कि MySQL के अंदर जो आपको लैब, आवाज नहीं आ रही। सबको आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो, स्लो आ रही है। सॉरी सर, पर सर आप थोड़ा लाउडली बोल देंगे तो अच्छा होगा। अच्छा, मैं तो एक्चुअली बहुत पास से ही बोल रहा हूँ, माइक बहुत पास लगा हुआ है मेरे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा और मुझे कुछ फास्ट ज्यादा स्लो आ रही है। मेरे साइड से इशू है क्या? माइट बी पॉसिबल। दूसरे किसी को आ रही क्या बहुत स्लो आवाज मेरी? नो सर। सर नो सर। सर ब्रेक हो रही है। अच्छा, ब्रेक हो रही है। ब्रेक होती जा रही है। ओके, देखिए थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ा सा स्टेबल या स्टैटिक एक पोजीशन देख लें जिसके अंदर आपको ये फ्लक्चुएशन या वॉइस ब्रेक की जो प्रॉब्लम है वो फेस नहीं होगी, है ना? क्योंकि जिसके पास भी लीज लाइन के थ्रू वो लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, है ना, मुझे लगता है कि उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी जैसे जो मोबाइल डेटा यूज करते हैं, है ना, जो कि स्कैटर्ड डेटा होता है, उसमें प्रॉब्लम आती है। जब आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में नेटवर्क पढ़ोगे तब मैं आपको बताऊंगा क्या प्रॉब्लम होती है, ये क्यों प्रॉब्लम होती है ना? एक होती है लीस्ट नेटवर्क और एक होता है स्कैटर्ड नेटवर्क। खैर अपन अभी उस पर नहीं जाते, अभी अपन डेटाबेस पे ही रहते हैं, है ना? डेटाबेस हम लोग क्या बात कर रहे थे, डिस्कशन? थोड़ा सा मेरे को बताओ कि हम टॉपिक से थोड़ा अलग चले गए थे। सर माई Yes. एसक्यूएल की बात कर। हाँ, MySQL की हम लोग डिस्कस कर रहे थे। MySQL पे MySQL का हम लोग जो यूज करेंगे, है ना, वो हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करेंगे। लैब वर्क जो आपका हमने कल डिस्कस किया था, है ना, वो लैब वर्क इतना है कि हम लोग एक डेटाबेस बनाएंगे, उस डेटाबेस के अंदर टेबल्स बनाएंगे, ठीक है? उस टेबल्स के अंदर जितना भी आपकी लैब वर्क के अंदर क्वेरीज दे रखी है ना, हम उस सारी क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर लेंगे, है ना? आपका जो डेटाबेस के अंदर जो क्वेरीज दे रखी हैं, आप एक बार अपना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो लैब वर्क है उसको देखोगे तो उसके अंदर आपको शुरू से ही हमने ये बताया है, एक बहुत सिंपल टर्म से समझाना चालू किया है कि एक डेटाबेस बनाना है, वो डेटाबेस के अंदर क्या टेबल्स रहेंगे, उसमें क्या रिलेशंस बनेंगे, उसमें क्या एट्रीब्यूट्स डिफाइन करना है, उसमें क्या कंस्ट्रेंट्स लगाने हैं, ठीक है, और कंस्ट्रेंट्स के बेस पे क्या क्वेरी को हमको एग्जीक्यूट करना है ना? केवल ये आपका लैब वर्क है। अगर हमको ये समझ में आता है कि डेटाबेस कैसे बनता है, उसमें टेबल्स कैसे बनते हैं, उसमें एट्रीब्यूट्स कैसे डिफाइन होते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, उसके बाद उनके ऊपर एज पर द रिक्वायरमेंट कंस्ट्रेंट्स किस तरह से लगाने हैं, उस कंस्ट्रेंट्स के बेस पे डेटा को एक्सेस कैसे करना है फ्रंट एंड पे, ये काम हम लोग सीखेंगे आपकी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। हेलो हेलो, सबको समझ? हाँ, क्लियर है ना? ठीक है, ओके। चलिए फिर हम लोग क्योंकि ये सब मैंने डिस्कशन इसलिए किया है क्योंकि सेकेंड यूनिट के अंदर अब हम लोग डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए जो मॉडल यूज करेंगे, ठीक है, दैट इज ER मॉडल, ठीक है? एक अच्छे डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए हमें डिजाइन स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, एक अच्छे मॉडल की जरूरत पड़ती है,
और अभी जो मार्केट में सबसे अच्छा मॉडल चल रहा है, ठीक है, चाहे वो लीगेसी सिस्टम से लेके आज तक हडूप पे काम करना हो, है ना, तो हमें जो मॉडल अडॉप्ट करना है दैट इज ईआर मॉडल। समझ में आई ये बात? यस 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 सर यस सर। तो हम लोग ईआर मॉडल को समझेंगे। ईआर मॉडल के अंदर फिर हमने क्या क्या चीज समझनी है, एक एंटिटी क्या होता है, रिलेशंस क्या होते हैं और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। उसके हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे कि एंटिटी रिलेशन मॉडल कैसे होता है, उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ठीक है, उसमें जो भी हम डिजाइन करते समय शेप्स का यूज करेंगे, है ना, वो देखेंगे कि कौन कौन से शेप्स हम लोग यूज करते हैं। बेसिकली जैसे हम लोगों ने एक बहुत एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन ईआर की देखी थी, जिसके अंदर मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था और आपको बताया था कि जो रेक्टेंगल बॉक्स होते हैं दैट आर आवर एंटिटीज, है ना। दूसरे हमने ओवल शेप्स लिए थे, ठीक है, ओवल शेप्स को हमने बोला था दीज आर एट्रीब्यूट्स। कुछ फ्लो लाइंस बनी हुई थी लेकिन उनपे एरो नहीं लगा हुआ था, वो केवल लाइंस बनी थी, है ना। वो लाइंस उनके बीच में एक रिलेशंस बताने की कोशिश कर रही थी। फिर जब हमने उसको थोड़ा सा और पढ़ा था डेफिनेशन में, तो उसमें एक वर्ड हमने पढ़ा था मैपिंग कार्डिनैलिटी, है ना। अभी हमने उसको इलाबोरेट नहीं किया है कि मैपिंग कार्डिनैलिटी क्या होती है, सिर्फ नाम जाने थे कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मैपिंग कार्डिनैलिटी। फर्स्ट इज आपकी 1 to 1, हाँ बिल्कुल सही, 1 to 1 कार्डिनैलिटी, 1 to many, many to 1, 1 to many, इस तरह की हमने कार्डिनैलिटी देखी थी। ये कार्डिनैलिटी का यूज कैसे होता है वो अभी हम इस सेकेंड यूनिट के अंदर देखेंगे। जैसा मैंने आपको हमेशा बोला है कि फर्स्ट यूनिट के अंदर हम बहुत एब्स्ट्रैक्ट डेटा को पढ़ रहे हैं या एब्स्ट्रैक्ट कंटेंट पढ़ रहे हैं, केवल इसलिए कि हमको एक दिमाग में डेफिनेशन सेट हो जाए। उस डेफिनेशन को इलाबोरेशन का काम हमारे पास सेकेंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट में रहेगा। समझ में आया सबको? ओके, है ना। तो हम लोग क्या देखेंगे, ईआर मॉडल देखेंगे। उसके अंदर जो अभी जो आपको बताया है ईआर मॉडल के अंदर एंटिटीज, रिलेशन, ठीक है, एट्रीब्यूट्स, है ना, कंस्ट्रेंट्स, वो देखेंगे। उसके बाद हम मैपिंग कंस्ट्रेंट्स देखेंगे। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट, जब हम ईआर मॉडल पढ़ते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कंस्ट्रेंट्स इन द फॉर्म ऑफ कीज, है ना। जैसे आपको मैंने बताया था कि कंस्ट्रेंट्स बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे लिए कितने यूज होंगे वो मैटर करते हैं, है ना। तो कंस्ट्रेंट्स आर इम्प्लीमेंटेड ऑन इन द फॉर्म ऑफ कीज। अब ये कीज क्या होती है ना। जैसे मैंने एक नाम दिया था जब हमने एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन ईआर की पढ़ी थी, प्राइमरी की। सुना है सब लोगों ने? यस सर। है ना। दूसरा मैंने नाम लिया था फॉरेन की, कॉम्पोजिट की, यूनिक की। इस तरह की कुछ कीज का मैंने बात की थी आप लोगों से, है ना। तो वो कीज का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, क्योंकि देखो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे समझते हैं डेटाबेस को। हमारा जो घर का हमने एक प्लॉट परचेस कर लिया है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, उस प्लॉट पे मकान बनाना चालू करेंगे। मकान बनाने के लिए पहले नक्शा बनाना पड़ेगा। नक्शे को बहुत सोच के बनाते हैं हम लोग, है ना। तो हम अभी जो ईआर मॉडल है ना, ईआर मॉडल के अंदर डेटाबेस को बहुत स्ट्रांग बनाने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स की हमें जरूरत पड़ेगी उसको देखेंगे। समझ में आया कि हम लोग क्या कर रहे हैं? यस सर। तो कीज पढ़ेंगे। उसके बाद में हम ईआर डायग्राम देखेंगे, जो मैंने अभी बोला पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ईआर डायग्राम्स, है ना। उसके बाद में हम एक चीज पढ़ेंगे दैट इज नोन एज स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन, ठीक है। स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन क्या चीज है, ये वो टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम डेटाबेस टेबल्स के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं फॉर एक्सेसिंग डेटा, ठीक है, फॉर मेकिंग आवर टेबल्स सो स्ट्रॉन्ग सो दैट the association between the tables are in such a manner that कि हमें जब डेटा एक्सेस करना हो तो हमारे पास में प्रॉपर डेटा एक्सेस हो। तो उसके लिए मेरे पास दो टर्म्स होती है, टर्मिनोलॉजीज होती है, एक होती है स्पेशलाइजेशन और दूसरी होती है जनरलाइजेशन। समझ में आया? उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद में इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, है ना। ये एक वो वर्ड है जो मेरे ख्याल से आप सब ने अपने ग्रेजुएशन लेवल पे या आपकी स्कूलिंग लेवल पे C++ पढ़ा होगा,
तो उसमें एक इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। उसी प्रकार का Yes, sir. एक इनहेरिटेंस हम लोग किस में देखेंगे? ईआर मॉडल में देखेंगे। ईआर मॉडल में देखेंगे मतलब जब हम डेटाबेस को डिजाइन करने जा रहे हैं तो थ्रू ईआर मॉडल हम उस डेटाबेस को डिजाइन कर रहे हैं और उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस। किसके ऊपर इंप्लीमेंट होगा? उस डेटाबेस के टेबल्स के ऊपर इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होगा। तो वो किस तरह से हम इनहेरिटेंस बिटवीन टेबल्स डालेंगे उसको समझेंगे। समझ में आया? उसके बाद में डिजाइन ऑफ ईआर स्कीमा, उसके बाद हम जो हमारा पूरा ईआर बनेगा है ना उसके डिजाइन या स्कीमा पे बात करेंगे और उसके बाद में रिडक्शन ऑफ ईआर स्कीमा टू टेबल्स और उसके बाद में जो हमारे टेबल्स फॉर्म हो रहे हैं है ना उसको हम कन्वर्ट किसमें कर देंगे? टेबल्स के अंदर कर देंगे। तो सेकेंड यूनिट के अंदर हम लोग पूरा जो कॉन्सेप्ट रहेगा इसका एक अच्छे डेटाबेस को डिजाइन करने का उसको समझेंगे। ये समझ में आया मैंने आपको क्या बताया है? यस सर। Yes, sir. किसी के पास कोई क्वेश्चन जो अभी तक मैंने डिस्कस किया हो? हम 2 मिनट अभी डिस्कस कर लेते हैं। सर कॉन्स्टेंट्स प्लीज एक बार और बता दीजिए। कांस्टेंट नहीं बेटा, वो कंस्ट्रेंट्स है ना। कांस्टेंट अलग होता सॉरी है ना, यस सर कांस्टेंट अलग होता है, कंस्ट्रेंट्स है ना। ये वो पॉइंट्स है बेटा, ये वो टर्मिनोलॉजीज है जो आपके कैंपस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगर आपका जो इंटरव्यूअर है वो डेटाबेस पे कूद गया है ना आपसे पूछने के लिए, तो जितनी भी चीजें हम अभी डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड यूनिट में ये 100% तुमसे पूछेगा। यहाँ से वो स्टार्ट करेगा और हायर लेवल पे जाएगा। जैसे जैसे आपके आंसर्स आएंगे, जिस फॉर्मेट में भी आपके आंसर्स आएंगे उस फॉर्मेट के बेस पे उसको पिक करते हुए तुम्हें हायर लेवल पे लेके जाए। समझ में आया? अब Yes, तुमने sir. पूछा है कंस्ट्रेंट्स। जैसा मैंने कहा कि जब हम टेबल्स को डिफाइन करते हैं है ना, टेबल्स हमारे बन गए। अब टेबल्स के अंदर एट्रीब्यूट्स हमारे तैयार हो गए, हमने टेबल्स के अंदर एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर दिए। अब एट्रीब्यूट्स के बेस पे हम लोग डेटा को पिक करते हैं। एट्रीब्यूट्स के बेस पे हम लोग किसको, रिकॉर्ड को फेच करते हैं। वो रिकॉर्ड हमेशा एटॉमिक हो उसके लिए हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके ऊपर क्या करते हैं, इम्प्लाई करते हैं। That rules and regulations are the constraints which are implied over to the tables record. Tables record मैंने बोला है हम टेबल्स के रिकॉर्ड के ऊपर कंस्ट्रेंट्स का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। समझ में आया? ओके जैसे सर लास्ट क्लास का एक डाउट था, पूछ सकते क्या? ओके हाँ हाँ बिल्कुल। सर डेटा इंडिपेंडेंस का सर, डेटा इंडिपेंडेंस का क्या? सर वो क्लियर नहीं था, वॉइस का कोई बात प्रॉब्लम था कल इसलिए। ओके देखो, डेटा इंडिपेंडेंस भी एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसका इम्प्लीमेंटेशन हम डेटाबेस के टेबल्स के रिकॉर्ड्स के ऊपर करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमेशा मेरे जो डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस के टेबल्स के अंदर जो रिकॉर्ड फॉर्म हो रहे हैं वो हमेशा एटॉमिक हो। वो एटॉमिक तब होंगे जब हमने उसके अंदर डेटा इंडिपेंडेंस डाला होगा। अब ये किस प्रकार से हमने डेटा इंडिपेंडेंस डाला होगा, वो इस प्रकार से डाला होगा थ्रू नॉर्मलाइजेशन। हम किसके थ्रू डालेंगे उसको, डेटा इंडिपेंडेंस को अचीव कैसे करेंगे? थ्रू नॉर्मलाइजेशन, है ना। उसको मैं डिटेल करूंगा, अभी तो केवल मैंने डेटा इंडिपेंडेंस की बात करी है ना। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, शायद मैंने कल डिस्कस किया होगा आप लोगों से कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस। एक लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस होता है और दूसरा फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। लॉजिकल मतलब क्या होता है, जब मेरा डेटा है ना डिजाइन तौर पे जा रहा होता है तो मैं लॉजिकली जा रहा होता है तो मेरे को जो लॉजिक्स डिफाइन करने होते हैं उस डेटाबेस से टेबल को फेच करने के लिए उस समय मेरा जो डेटा होना चाहिए उस रिकॉर्ड को फेच करने के लिए वो डेटा इंडिपेंडेंट होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग। ठीक है। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस मतलब जब मेरा डेटा स्टोर होने के लिए सेकेंडरी स्टोरेज पे जा रहा है तो वहां पे भी कोई डुप्लीकेशन, इनकंसिस्टेंसी, रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए, है ना। इसको मैंने कहा कि आपको डिस्कस करूंगा, लेकिन बस अभी तुम्हारे दिमाग में टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए कि एक डेटा इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट होता है,
उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, एप्लीकेशन एरिया क्या है और वो कहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा, ये मैं तुम्हें सब अभी सेकेंड और थर्ड यूनिट के अंदर बताऊंगा। ओके सर, थैंक यू। ओके, एनीबॉडी एल्स? सर हाँ, एक बार इनहेरिटेंस बता देंगे? इनहेरिटेंस इसको मैं डिटेल में बताऊंगा ना, अभी तो मैंने शॉर्ट बताई क्या है। में देखो इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है कि इफ वी आर एबल टू टेक प्रॉपर्टी ऑफ वन टेबल इनटू द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, पेरेंट चाइल्ड की रिलेशनशिप होती है इनहेरिटेंस में, है ना। तो अब टेबल के अंदर मैं पेरेंट चाइल्ड की रिलेशनशिप कैसे स्टैब्लिश करूंगा वो मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा। मतलब इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, व्हेन वी आर एबल टू टेक प्रॉपर्टीज ऑफ वन table into the properties of second table without any problem or creation, ठीक है, and in a very smooth manner, it is known as inheritance. Okay. चलिए टाइम तो मेरे से कम सर बचा है, इनहेरिटेंस ऊप्स का कंसेप्ट है ना सर? हाँ, ऊप्स का कॉन्सेप्ट है, हम लोगों ने डेटाबेस के अंदर ऊप्स का कॉन्सेप्ट लिया हुआ है। देखो अब तुमने जो पॉइंट बोला बहुत अच्छा बोला है, हमने क्यों इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में लिया है। मैंने अभी तुमको बोला था कि हमारा जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिस पे हम लोग काम करेंगे दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर मेरा रिलेशनल डेटाबेस या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा तो उसके अंदर इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट होता है इट इज टोटली बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। किस पे डिपेंड करता है वो, ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है ना। तो हम लोग डेटाबेस के अंदर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर इनहेरिटेंस कैसे यूज करेंगे वो मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा सेकेंड थर्ड यूनिट के अंदर। सर ठीक है, समझ में? सर मेटा डेटा ही एट्रीब्यूट होते हैं क्या? नहीं, मेटा डेटा नहीं होता, एट्रीब्यूट एक बोल सकते हैं कि स्पेशलाइज्ड हेड्स होते हैं और उसके अंदर मेटा डेटा होता है। ओके। एट्रीब्यूट्स के अंदर जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड इज मेटा डेटा, जो टपल्स के वे में डला हुआ है टेबल्स के अंदर उसको हम बोलते हैं मेटा डेटा। और जो आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड हेड होते हैं जिनके अंदर आपके रिकॉर्ड्स पड़े होते हैं। ओके सर। ओके, चलिए टाइम अब मेरे ख्याल से 2-3 मिनट बचे हुए हैं, है ना। तो अभी मैं 15 मिनट से फिर हम लोग इसको लॉग इन करेंगे, 15 मिनट का ब्रेक रहेगा, ठीक है, और उसके बाद हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, ईआर मॉड्यूल को। ऑलराइट, हाँ, और कोई जब तक क्वेश्चन बचता हो तो मुझे बताओ। हाँ, यस, सर डीएस का है अगला लेक्चर। डीएस का लेक्चर है? यस सर, वो टाइम टेबल अपडेट हुआ था तो आपने शायद वो वाला नहीं लिया। अच्छा, डीएस का है, पता नहीं यार, मेरे पास अभी तक अपडेट नहीं हुआ है यार। जी सर, वो टाइम टेबल अपडेट हो चुका है। चलिए कोई बात नहीं, मैं एक बार बात कर लेता हूँ पिछली बार भी, क्योंकि अभी मैं एडमिशन में हूँ, अभी 10 दिन और एडमिशन, मतलब 30 नवंबर तक मैं एडमिशन में रहूंगा। एक बार में मेरे ख्याल से 30 नवंबर के बाद से तो आपकी क्लास भी ऑफलाइन चालू हो जाएगी, ऐसा सुनने में आ रहा है। ऑफलाइन चालू हो जाएगी तो ये जो थोड़ी प्रॉब्लम है ना, ये भी सॉल्व हो जाएगी और हम और डिटेल के अंदर 1-to-1 कम्युनिकेट कर लेंगे क्लास के अंदर, ठीक है जी सर। ऑलराइट। सर कल से वेकेशन स्टार्ट हो रही? कल से आपकी वेकेशन स्टार्ट हो रही है, आपको आपके क्लास कोऑर्डिनेटर इन्फॉर्म कर देंगे हर चीज का। मैं असाइनमेंट्स तुम्हें दे दूंगा, माइट बी पॉसिबल कि मैं तुम्हें असाइनमेंट नहीं भी दूं, ठीक है, देखता हूं मैं, है ना। चलिए ठीक है, ओके, गुड बाय। Thank you, sir. बाय सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। I believe that you all enjoy. I believe that you all enjoy your Diwali vacations at its most. ठीक है, Happy Diwali to each and every student of my हैप्पी दिवाली सर। subject. You too, बेटा। हैप्पी दिवाली सर। ठीक है, हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली सर। जी, आप सबको भी दीपावली की शुभकामनाएं, और मैं ये कामना करूंगा कि आप लोग अच्छा पढ़ें,
अपने मदर फादर का नाम रोशन करें, अच्छी कंपनी में प्लेस्ड हो और एक अच्छी लाइफ जिए, ठीक है? Yes, sir. Thanks a lot, sir. Okay.